नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। 16 अप्रैल को डिग्री कॉलेज का पेपर हो गया। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, लगभग 14-15, जो आपके टीजीटी पीजीटी के राइटर्स हैं उनके हैं। इसमें कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि पेपर में अब कोई ज्यादा टाइम नहीं है। तो कई चीजें ऐसी होती है जो पुराने पेपर से मैच करती हैं। ये आपको देखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अच्छा, इस पेपर के बारे में बता दूं, लगभग 3 साल बाद मैंने ये पेपर दिया। पहली बार इतना अच्छे तरह से पेपर होते हुए देखा। 45 मिनट पहले एंट्री बंद कर दी। कोई भी मेटल की चीज ले आ नहीं सकते थे। आपका बेल्ट वगैरह सब उतरवा ली, और जो कॉइन्स भी थे किसी के पास में, तो वो कॉइन्स भी जमा करवा लिए कि कॉइन्स जमा करो या कहीं पे भी रखो, किसी को दो। कॉइन्स भी नहीं ले आ सकते थे। उसके बाद में एंट्री हुई। पेपर जब आया तो अब तक कैसा होता था, लिफाफे में आते तो पेपर बांट देते थे। अब क्या, कैसे आया पेपर? पूरा जो पेपर आया वो एक पूरे पॉलिथीन, जैसे बोर्ड का एग्जाम होते हैं, बिल्कुल सील बंद लिफाफे में, पॉलिथीन में आया। जिसको आप जो है आसानी से खोल नहीं सकते हो। वो फट जाएगी, या तो आप उसे कैंची से काटो, वरना वो फट जो है खोल नहीं सकते हो। पूरा पॉलिथीन में आया, और कैंची दी गई हर एक दो टीचर्स को। उन्होंने हमें दिखाया कि भाई ये पूरा बंद लिफाफा है, दो स्टूडेंट्स का साइन कराए, और हमारे सामने कैंची से लिफाफे को काटा। पेपर हमें डिस्ट्रीब्यूट करा। पेपर होने के बाद में उन्होंने पेपर को रखा और हमारे सामने ही सील कर दिया उसे। गड़बड़ कहाँ होती थी? जब पेपर लेकर जाते थे, तो बीच का जो 10 मिनट का टाइम होता है, जब वहां जहां जमा होते हैं, उसके बीच में अगर 7-8 क्वेश्चन भी कर दिए किसी ने, तो समझ लो वहां मामला खराब हो जाता था। इसमें हमारे सामने उन्होंने सील कर दिया पूरा। अब जब सील एक बार हो जाएगा तो उसे कोई खोल तो सकता नहीं, या तो काटे पूरा। तो ये एक अच्छी चीज मिली। और एक नई चीज जो मैंने देखी कि 100 क्वेश्चन से उसमें नीचे लिखा हुआ था अटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड। तो कई स्टूडेंट्स क्या होते थे, छोड़ देते थे ताकि कोई बीच में लगा दे। इस बार जितने आपको करने हैं वो लिखने हैं, जितने आपको नहीं करने हैं वो लिखने हैं। अब भाई नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो 100 सब नहीं करे होंगे लगभग लगभग। तो टीचर्स ने आकर देखा किसी ने छोड़े तो नहीं है। मेरे सामने भी जैसे मैं कर रहा था, तो मेरे सामने बोले इसमें अब हो गया पेपर, अब इसमें भरो। 100 मैंने उसमें लिखा अटेम्प्टेड, और अनअटेम्प्टेड पे 0। तो बहुत अच्छे तरह से पेपर हुआ, मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ी होगी। बस इतना होता है कि पेपर में हमेशा होता है, ये थोड़ा बहुत मेरे साथ में एक आध बार हुआ है कि बिल्कुल सही तरह से मैंने कोई क्वेश्चन गलत नहीं करा। इस बार भी 2 क्वेश्चन ऐसे हुए जो मुझे घर पे आके, एक तो मुझे रास्ते में पता लगा कि मैंने गड़बड़ी से गलत लगा दिया। पता नहीं कॉन्फिडेंस हो गया क्या हुआ, कि पिछले वाला बड़ा आसान था, अगले वाले को मैंने उसी तरह से समझा, 2 क्वेश्चन की मेरी गड़बड़ हो गई। तो ये होता है जनरली। बहरहाल कहूँ तो पेपर का जो लेवल था वो वैसे ही था। ना ज्यादा टफ और ना बहुत इजी। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे, जो लगे अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है। फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो शुरू करते हैं। 14-15 क्वेश्चन है, जिसमें कुछ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर हंग ऑन सेंटियागोज वॉल? अब कौन सा प्ले है कौन सा नॉवल है ये? अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नॉवल है द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ओल्ड मैन एंड द सी का जो मेन प्रोटेगनिस्ट है सेंटियागो, वो झोपड़ी में रहता है। उसकी झोपड़ी में कौन सी पिक्चर नहीं टंगी? अब ये बहुत ही बारीक है। ये भाई मुझे नहीं लगता कि आसानी से किसी ने पढ़ा होगा। हमने पढ़ा नॉवल, लेकिन ये इतना डीपली क्वेश्चन पूछा था। सीधा सीधा आंसर बतलाऊंगा। इसमें जो पिक्चर जो नहीं टंगी थी वो थी पिक्चर ऑफ फाइडल कास्ट्रो। देखो, फाइडल कास्ट्रो जो है, ये क्यूबा के बहुत बड़े, ये नॉवल क्यूबा में लिखा गया था। क्यूबा के बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता थे, जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये पिक्चर नहीं टंगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose philosophical ideas influence जॉर्ज बर्नार्ड शॉ as expressed in his play मैन एंड सुपरमैन? देखो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मैन एंड सुपरमैन लिखा था 1903 में। ये जो मैन एंड सुपरमैन, इसकी क्या खासियत है? कुछ फिलोसफिकल वर्क है, बड़ी अजीब सी कहानी। कहानी सिंपल सी है, लेकिन इसका जो थर्ड एक्ट का सेकंड सीन है, ड्रीम वाला, ये बड़ा अजीब सा है। मैं थोड़ा इसको आपको बता भी दूंगा। इसमें क्या, बहुत ही फिलोसफी मिलेगी एक तरह से। ठीक है, डॉन जुआन उसमें आता है ड्रीम में। तो ये एक फिलोसफिकल आइडिया है। ये किससे प्रभावित होकर लिखा था? तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन इसमें सीधा सीधा आंसर है फ्रीडरिक नीशे। फ्रीडरिक नीशे की बात करें तो ये जर्मन फिलोसफर थे, और इन्होंने अपने वर्क में, फिलोसफर थे, इन्होंने एक फिलोसफी दी थी। उसका नाम था यूबरमैन्स। यूबरमैन्स होता है सुपरमैन। मींस एक लाइफ फोर्स होती है जो हमें गाइड करती है, और हमारा जो होता है वो एवोल्यूशन चलता है। ये लाइफ फोर्स जो है, इसकी वजह से इंसान जो था वो इवॉल्व होता है। तो ये जो सुपरमैन की जो थ्योरी थी, अबरमैन्स, ये इन्होंने जो था दी थी फ्रेडरिक नीशे ने। और इसी फिलॉसफी पर प्रभावित होकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मैन एंड सुपरमैन का यूज करा था, इसमें यूज करी थी। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु इज ऑफ द व्यू दैट। अब ये क्वेश्चन
देखा जाए तो आउट ऑफ द सिलेबस है, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो आपके में लगभग ना के बराबर आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं। टू पिलर्स थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म मस्ट एज आर एन अकाउंट ऑफ वैल्यू। जो थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म है वो अकाउंट ऑफ वैल्यू पे, ठीक है, कि आप कितने अकाउंटेबल हो, और दूसरा अकाउंट ऑफ कम्युनिकेशन दिखती है। इसमें टी एस एलियट लग रहा था मैं, लेकिन इसका सही आंसर था आई ए रिचर्ड्स। तो ये क्वेश्चन वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके हिसाब से। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो भी गया होगा, ठीक है। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। जो सच्चे प्यार का जो रास्ता है वो कभी भी स्मूथली नहीं आता, कभी भी सही से नहीं आता। शेक्सपियर के कौन से वर्क में हमें ये मिलता है? इसका सीधा आंसर है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। देखो अ मिड समर नाइट्स ड्रीम की क्या कहानी है? दो पेयर ऑफ लवर्स थे, ठीक है। लाइजेंडर ने ये स्पीच कही है, दो पेयर ऑफ लवर्स थे जो जंगल में जाते हैं, और वहां पे कुछ परेशानी होनी शुरू हो जाती है। मैं वर्क के अंदर नहीं जाऊंगा। और उसमें जो करेक्टर्स हैं उनको जो दिक्कतें आती हैं, तो उसमें जो था लाइजेंडर कहता है द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है अ मेट्रिकल यूनिट विद टू स्ट्रेस लेवल्स इज कॉल्ड। देखो ये अगर कहूं मैं तो पता होना चाहिए ये आपको। देखो एक होते हैं डाइसिलेबिक और ट्राइसिलेबिक। देखो डाइसिलेबिक में कौन से आते हैं? डाइसिलेबिक में आते हैं आयम्बस और ट्रॉची। ये दो सिलेबल वाले हैं, दो सिलेबल्स वाले, ठीक है। आयम्बस और ट्रॉची। अब इसमें आयम्बस तो दिया नहीं था। आयम्बस में क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, दो सिलेबल होते हैं इनमें। ट्रॉची में स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। इसमें क्या था? दोनों स्ट्रेस्ड हो तो ये तो है नहीं ट्रॉची। फिर आता है ट्राइसिलेबिक। ट्राइसिलेबिक में कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनेपेस, डेक्टिल और एम्फी ब्रांच। एम्फी ब्रांच इसमें दिया नहीं है। अनेपेस जो होता है इसमें क्या होता है? पहले डेक्टिल को देखते हैं। स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। ये तीन सिलेबल वाले होते हैं, तीन सिलेबल हैं। एनापेस्ट में अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, ठीक है। स्पॉन्डी बचा है, इसमें दो स्ट्रेस्ड होते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 56। इन विच एसे ऑफ एलियट वी फाइंड द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये मैं कराऊंगा अभी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हमें किस वर्क, किस एसे में हमें मिलती है? पहले बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का यूज किसके लिए हुआ था। जो टीएस एलियट थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बिल्कुल अपोजिट है। उनका ये मानना था कि जो एलिजाबेथन राइटर्स हैं और खासकर जो मेटाफिजिकल राइटर्स हैं उनमें यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होती है। मींस उनमें थॉट और फीलिंग का फ्यूजन होता है। दोनों जो हैं वो एक दूसरे में फ्यूज करती हैं, और दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं, और हमें ये आइडियाज एलिजाबेथन राइटर्स और मेटाफिजिकल पोएट्स में मिलते हैं। लेकिन जो बाद के राइटर्स थे उनमें ये थॉट और फ्यूजन, जो थॉट और फीलिंग है इनका फ्यूजन नहीं होता, ये दोनों अलग हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती हैं। थॉट अलग होंगे, फीलिंग अलग होगी। और ये जो चीजें ये सबसे ज्यादा जो मिलती हैं वो किसमें मिलती है? ड्राइडन और मिल्टन में। मिल्टन में सबसे ज्यादा मिलती है, ड्राइडन और मिल्टन में। मिल्टन और ड्राइडन का प्रभाव इतना नेगेटिव पड़ा क्योंकि उन्होंने डिसोसिएशन और सेंसिबिलिटी को बुरा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इनका प्रभाव इतना पड़ा कि इन्होंने राइटर्स ने लिखा और बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा, डिसोसिएशन और सेंसिबिलिटी मिलती है। अब मिल्टन का प्रभाव क्या हुआ कि लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है, उस लैंग्वेज को मैच करने के चक्कर में जो बाद के राइटर्स थे वो सही से नहीं कर पाए। तो डिसोसिएशन और सेंसिबिलिटी हमें डाइडन और मिल्टन के वर्क में मिलती है, जिसमें थॉट और फीलिंग का फ्यूजन नहीं होता। तो ये मेटाफिजिकल जो वर्क्स थे, पोएट्स थे, उनकी बात करते हुए यूज करा गया था, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, तो इस वाले ऐसे में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी मिलती है। एक चीज और कही थी बाद में, मिल्टन और डाइडन का नेगेटिव प्रभाव पड़ा बाद के राइटर्स में, क्योंकि उनके वर्क्स में हमें डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी मिलने लगी, ठीक है। एलिजाबेथन राइटर्स में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और ये जो चीज है, जो खराब चीज है, ये हमें एक तरह से कहें तो जो टेनिसन थे उसमें भी मिलती है। टेनिसन जो है उनके वर्क्स में भी मिलती है, तो टेनिसन को भी वो ज्यादा अच्छा राइटर्स नहीं मानते इस वजह से, टी एस एलियट। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज एन एनाग्राम फॉर अ नेम। इसमें चार कैरेक्टर्स है, इसमें एक कैरेक्टर ऐसा है जिसका एनाग्राम, नाम को एनाग्राम के तौर पे यूज कर सकते हो, तो कौन सा है?
देखो एनाग्राम की बात करें, इसमें देखो कंफ्यूजन जो होगा वो एक बार को कैलिबन और फॉल्स्टॉफ में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे नाम लग रहे हैं, इनका कोई जिक्र ही नहीं आता। कैलिबन और फॉल्स्टॉफ, इसका सही आंसर है कैलिबन। देखो कैनिबल सुना होगा आपने, कैनिबल जो नरभक्षी होते हैं, ठीक है, इंसान को खा जाए, कैसे भी खाएं, जानवर को खाएं वैसे ही कच्चा, उन्हें कैनिबल कहेंगे। जब नाम जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें अरेंज करके आप कोई वर्ड बनाओ तो उसे कहते हैं, तो कैनिबल, कैलिबन से बना है कैनिबल। बस इसमें एक एन हटा देते हैं, एक एन, जैसे लैंग्वेज में थोड़ा सा जो होता है चेंज होता है तो डबल एन आता है, इसमें एक एन हटा दिया जाता है। कैलिबन जो है इसका सही आंसर है। एनाग्राम जो है वो शेक्सपियर के जो यहाँ पे जो करेक्टर्स है उनमें कैलिबन का जो है वो एनाग्राम है, ठीक है, इसको हम चेंज करके कैनिबल कर सकते हैं। 58 इन करेक्टर इन चार्ल्स लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन द फेथफुल ब्रिजिट रेफर्स टू। देखो चार्ल्स लैम्प का एक ऐसे है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीम चिल्ड्रन, उसमें फेथफुल ब्रिजिट किसको कहा है, ठीक है, कौन सा इसका सीधा सीधा आंसर है, जो फेथफुल ब्रिजिट कहा गया वो सिस्टर को कहा है उन्होंने, अपनी सिस्टर मैरी को। यहाँ पे अगर बात करें तो पूरा है नाम ऐसे का, ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी। रेवरी होता है दिन का सपना, ठीक है, वो सपना देखना, सोच रहे हैं कि मेरे दो बच्चे हैं, उन बच्चों का नाम क्या है, उन्होंने जो रखा हुआ है, कल्पना कर रहे हैं, उनका नाम है एलिस और जॉन, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या होता है, एलिस उनकी डॉटर, कल्पना करते हैं कि उनकी डॉटर है, साथ में जो एलिस है वो जो सेम नेम है वो उनकी बिलव्ड का भी है, ठीक है, जो सपना देख रहे हैं उसमें बिलव्ड का भी, तो दोनों है। जॉन उनके बेटे का नाम है और जॉन को बाद में वो अपने भाई ब्रदर के तौर पे भी इमेजिन करते हैं कि वो उसके भाई का नाम है, ठीक है। ग्रैंड मदर का जिक्र करते हैं, ठीक है, और बाद में जो अपनी सिस्टर का भी जिक्र करते हैं जिसका नाम मिस्टर मिसेस ब्रिजिट, ब्रिजिट नाम है। तो ये पूरा उनका पूरा फैमिली का उन्होंने बताया और कल्पना करी है कि ऐसे ऐसे उनकी वाइफ है, उनके दो बच्चे हैं, ये मैंने ऐसे कराया हुआ है। ये थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट आ गया हल्का सा। बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क है, थॉमस पर्सीज रेलिक्स ऑफ एशियंट इंग्लिश पोएट्री वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। एक चीज और मैंने देखी, बीच में कंपटीशन देते रहना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए था जो मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने नेट जब तक किया था तब तक मैं अपना जो था मुझे पता था कि हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, ठीक है। अब सिलेबस में ये था नहीं, जो हमारा डिग्री कॉलेज का सिलेबस है उसमें ये हिस्ट्री में ये इतनी चीज नहीं दी थी कि ये पूछी आ सकती है। अब मुझे कंफ्यूजन हुआ कि भाई इन दोनों में से कोई आंसर है, ठीक है, इसमें ऑप्शन दूसरा एक और था 69, मुझे वो लगा 69 वाला आंसर है, पढ़ा हुआ था लेकिन क्या है बीच का टच खत्म हो गया, अब उस चीज में गलत हो गया। तो ये एक है, थॉमस पर्सी ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था, रेलिक्स ऑफ एशियन इंग्लिश पोएट्री। तो ये तो पता था कि रोमांटिक इससे पहले आया था, क्योंकि ये जो वर्क था इसमें क्या था कि जो पुराने राइटर्स थे उनके वर्क्स को था रेलिक्स ऑफ एशियन इंग्लिश पोएट्री, और इसमें क्या था, इसका प्रभाव जो था वो जो वर्ड्सवर्थ थे, जो रोमांटिक राइटर्स उन पे पड़ा, रोमांटिक एज जो है उसको प्रभावित करा था इस वर्क ने। तो एक तरह से कह सकते हैं प्रीकर्सर था रोमांटिक एज का। जैसे रोमांटिक एज को किसने प्रभावित करा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, वर्ड्सवर्थ के वर्क्स ने, लिरिकल बैलेट्स ने। एक और चीज थी वो था रेलिक्स ऑफ एशियन इंग्लिश पोएट्री, इसने भी प्रभावित करा था। तो ये इसका सही आंसर है 1765। 1765 है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, रोमांटिक एज को प्रभावित करा था, ठीक है। इसमें बैलेट्स और सॉन्ग्स पब्लिश हुए थे जो पुराने राइटर्स थे। नेक्स्ट है सी सी वेयर क्राइस्ट ब्लड स्ट्रीम्स इन द फर्मामेंट। देखो ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है, इसका मतलब पूछा कि ये किसको आप मानोगे, डिकेंडेंस मानोगे, रिडेम्पशन मानोगे, डैमनेशन ब्लेसिंग। पहले देखते हैं डिकेंडेंस गिरावट, रिडेम्पशन मुक्ति, डैमनेशन डैम किसी को कोसना, ब्लेसिंग आशीर्वाद। अब मतलब देखते हैं, ध्यान से देखना आप भी। सी सी देखो देखो वेयर क्राइस्ट ब्लड स्ट्रीम्स इन द फर्मामेंट, कहा क्राइस्ट का जो खून है वो आसमान में है। देखो देखो कहा क्राइस्ट का खून आसमान में। वन ड्रॉप वुड सेव माई सोल, एक बूंद मेरी आत्मा को बचा लेगी, हाफ अ ड्रॉप, केवल आधी बूंद भी बचा लेगी। आ माई क्राइस्ट, मेरे क्राइस्ट। तो क्या है यहाँ पे, क्राइस्ट की बात हो रही है कि क्राइस्ट आसमान में है, एक बूंद भी क्राइस्ट की, क्राइस्ट को क्या था कि एक तरह से सूली पे लटकाया गया था, तो क्राइस्ट की एक बूंद भी मुझे बचा लेगी। तो यहाँ पे बचा लेगी क्या होगा, मुक्ति की बात हुई है, तो मुक्ति जहां पे बात हुई है तो इसका सही आंसर है रिडेम्पशन, ठीक है, रिडेम्पशन इसका सही आंसर है, नाउन है। अगर बात करें तो इसका वर्ब होता है रिडीम, उद्धार करना, पाप से मुक्ति करना, सिन, एरर, इविल, उससे मुक्ति करना, ठीक है। शी होप्ड हर गुड डीड्स, उसने उम्मीद करी कि उसके जो अच्छे कार्य हैं वो उसे पुरानी मिस्टेक से उद्धार करेंगे, बचाएंगे।
रिडेम्पशन इसका नाउन हो गया, मुक्ति, उद्धार, कुछ भी हो सकता है, एक वर्ड याद कर लो, हिंदी का याद होना चाहिए, फिर बाद में नाउन वगैरह उससे बना लो, ठीक है। और रिडेम्पटिव ये इसका एडजेक्टिव है, इसके हिंदी याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस इल बिगॉटन चाइल्ड इन टेस ऑफ द डेबरवेलिस। देखो समझ गए होगे कौन सा वर्क है, ठीक है, थॉमस हार्डी का वर्क था टेस ऑफ द डेबरवेलिस। इसमें जो टेस का जो बच्चा था, जो खत्म हो गया था बाद में, ठीक है, उसका नाम क्या था? सीधा सीधा आंसर है, क्या नाम था? सौरो। बहुत पढ़ा था मैंने इसे। इन विच मैगजीन वॉज कल्चर एंड एनार्की फर्स्ट पब्लिश्ड। कल्चर और एनार्की जो है वो कौन से उसमें पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कल्चर एंड एनार्की लिखी थी, तो कौन से इसमें मैगजीन में पब्लिश हुई थी? इसका सीधा आंसर है कॉर्नहिल मैगजीन, इसमें पब्लिश हुई थी। अब ये बहुत बारीक हो गया, देखो कोई वर्क लिखा वो कहाँ पब्लिश हुआ, ठीक है, ये पूछ लिया गया था, तो इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा, आपके लिए है। नेक्स्ट है, हु विश टू बी कॉल्ड अ सिनिकडोसिस्ट। सिनिकडोसिस्ट, देखो फिगर ऑफ स्पीच होती है सिनिकडोस, ठीक है, मेटोनमी और सिनिकडोस, इन दोनों में काफी समानताएं होती हैं। सिनिकडोस की अगर बात करें, तो पहले देखते हैं इसमें क्या है सही आंसर। किसने कहा था कि मैं सिनिकडोसिस्ट हूँ? कौन है इसका सही आंसर? सीधा आंसर कहेंगे, किसने कहा था? वॉल्ट विटमन ने। वॉल्ट विटमन ने जो था वो कहा था कि मैं जो है इच्छा रखता हूँ कि मैं काश सिनिकडोसिस्ट होता। ये लीव्स ऑफ ग्रास जो उनका वॉल्यूम था उसमें उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा क्यों था? सिनिकडोसिस इस वजह से अपने आप को कहना चाह रहे थे क्योंकि सिनिकडोसिस की खासियत होती है कोई एक पार्ट पूरी होल को बतलाता है, या पूरा चीज एक पार्ट को बतलाती है। तो वो ये कहते थे कि मैं अपनी बात से पूरे देश को बताऊंगा, पूरे देश की बात होगी तो इंडिविजुअल की बात होगी, तो पार्ट होल को बतलाता, होल पार्ट को, तो अपने आप को इच्छा करते कि काश मैं सिनिकडोसिस्ट होता, ठीक है। ये फिगर ऑफ स्पीच दो बहुत सेम होती है, मेटोनमी और सिनिकडोस। इस पर काफी मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सिनिकडोसिस्ट कहा था वॉल्ट विटमन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और नया क्वेश्चन था बिल्कुल। व्हाट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग डिफरेंस है पोएट्री और हिस्ट्री में? पोएट्री और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे हैं, इसमें कुछ बिल्कुल कंफ्यूजन वाले हैं। एक तो ये मान लेते हैं ये नहीं होगा, ठीक है, एक ये नहीं होगा। इसमें जो था क्लोज, पोएट्री अपील्स टू इमोशंस वाइल हिस्ट्री अपील्स टू रीजन, एक तो इसमें बहुत क्लोज हो रहा था, और एक दूसरा इसमें, ठीक है। अगर कहूं तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है, नेट के एग्जाम से पहले सब कुछ पढ़ा हुआ था ये। अब पता नहीं कैसे उस समय दिमाग ऐसा हुआ कि मैं, इमोशन वाली चीज आ गई दिमाग में कि पोएट्री इमोशन को करती है। जो अरिस्टोटल ने कहा था यूनिवर्सल, वो दिमाग से हट गई, और ये मैं गलत कराया, और मुझे बाद में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही थी, कुछ हो सकता है इसमें, और ऐसा ही हुआ। इसका है पोएट्री जो होती है वो यूनिवर्सल ट्रुथ को बतलाती है, और हिस्ट्री जो होती है वो स्पेसिफिक। हिस्ट्री केवल एक राजा की बात करेगी, खास चीज की बात करेगी, लेकिन जो पोएट्री होती है वो यूनिवर्सल बतलाती है, वो छिपी हुई चीजों को भी बतला देती है। अगर हिस्ट्री की भी बात करेगी तो हिस्ट्री में भी उन चीजों की बात करेगी जो हिस्टोरियन नहीं बता पाएगा। हिस्टोरियन केवल एक फैक्ट की बात करेगा, वो क्या होगी, फीलिंग्स की बात करेगी हिस्ट्री में भी। ये सही आंसर इसका कि पोएट्री जो होती है यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करती है, हिस्ट्री स्पेसिफिक। नेक्स्ट है, हु हैज अटर्ड द फॉलोइंग लाइंस इन द प्ले। सेंट जॉन जो है उसमें किसने ये लाइन कही थी? भाई सेंट जॉन जो था वो 1923 में पब्लिश हुआ था। अच्छा, 3 साल बाद हुआ था 1920 में, जब चर्च ने, वेटिकन सिटी का जो चर्च है, उसने जॉन को सेंट की उपाधि दी थी, कि सेंट जो जॉन है उसने जो था, लेडी जो थी, उसने कुछ मिरेकल्स करे थे, चमत्कार करे थे अपने जीते जी, और बाद में एक सेंट की उपाधि दी गई थी, कि जैसे मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि दी गई है। तो 1920 में जो जॉन थी उन्हें सेंट की उपाधि मिली, और 3 साल बाद ये नॉवल जो था बर्नार्ड शॉ ने लिखा और इसे पब्लिश करा। तो सेंट जॉन जो है 1923 में पब्लिश हुआ। इसमें किसने ये चीज कही है? द ग्रीक ट्रेजेडी इज राइजिंग अमंग अस, ग्रीक ट्रेजेडी हमारे बीच में हो रही है। इट इज द चेस्टाइजमेंट ऑफ ह्यूब्रिस। चेस्टाइजमेंट होती है डांट, ह्यूब्रिस मींस घमंड। ये हमारे, ये घमंड की को एक कह सकते हैं डांट है, एक घमंड को क्रिटिसिज्म है। ये किसने कहा था? देखो ये हमारे बीच में ग्रीक ट्रेजेडी हो रही है। ग्रीक ट्रेजेडी की एक खासियत होती है थी कि उसमें जो करेक्टर्स होते थे, उसमें ट्रेजेडी का कारण क्या होता था, कोई घमंड वगैरह होता था, कि घमंड किसी करेक्टर में है और उसने कुछ गलत स्टेप लिया, और उसकी वजह से ट्रेजेडी होती थी। अच्छा, इसमें जो होता था, कभी भी हमें पोएटिक जस्टिस नहीं मिलता था जनरली। जो ग्रीक ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी की बात करें, उनमें पोएटिक जस्टिस नहीं होता था। अगर अच्छा करेक्टर होता था तो वो, भाई ट्रेजेडी का मतलब ही होता है पोएटिक जस्टिस वैसे नहीं भी मिलेगा, अच्छा करेक्टर्स भी खत्म हो जाते थे।
तो ये इसका सीधा सीधा आंसर है आर्क बिशप। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस मैंने आपको थोड़ा बतलाया है। और ये जो कोटेशन है, ये कहीं से कहीं तक कह नहीं सकते थे कि आ सकता है। तो ये आर्क बिशप जो थे, उन्होंने ये चीज कही थी। आर्क बिशप सेंट जॉन के थोड़ा खिलाफ थे, क्योंकि सेंट जॉन को ऐसा लग रहा था कि उनके मतलब पावरफुल होती आ रही है। सेंट जॉन के खिलाफ कुछ लोगों को छोड़ के सभी जॉन के खिलाफ थे। जो जब उसे जलाया जाता है तो सब लोग जो होते हैं एक तरह से उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। नेक्स्ट है, आई एम नॉट अमेरिकन, मैं अमेरिकन नहीं हूं, मैं अमेरिकन ही हूं। ये किसने कहा था? भाई सीधा सीधा आंसर है, अमेरिका की बात किसने करी सबसे ज्यादा? देशभक्ति की बात समझ जाओ। या तो करी थी, देखो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक वर्क में मिलती है हमें, ठीक है, एक वर्क है गिफ्ट। बाकी किसने करी है? वॉल्ट विटमैन ने। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर है वॉल्ट विटमैन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स। भाई टीएस इलियट ने लिखा था द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्यूरोफ्रोक, उसकी एक लाइन है, मैंने अपने जीवन को विद कॉफी स्पून से नापा है। अब ये बहुत बारीक होता है, देखो इसमें देखें कौन सा नहीं है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट होता है एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव इधर उधर गया है, अपनी जगह से मिस हुआ है कोई, इधर का एडजेक्टिव उधर, ये कहीं से कहीं तक नहीं था। पर्सोनिफिकेशन कहीं नहीं हुआ, तो ये तो एलिमिनेशन हो गया, ये तो है ही नहीं। मेटाफोर और मेटोनमी। मेटोनमी में क्या होता है? मेटोनमी और सिनिडोश इन दोनों में सेम से होते हैं। मेटोनमी में क्या होता है? कोई चीज किसी को इंडिकेट करती है। आप क्राउन की बात करोगे तो वो राजा की बात होगी, कोई चीज किसी को बतलाती है, सिंबल, ठीक है। कोई इस तरीके की चीज भी नहीं है, सीधी सीधी बात हुई है, मीनिंग में गड़बड़ हो रही है बस। तो ये मेटाफर एक ऐसी चीज है जो सिमली में बहुत आसान होती है, लाइक एस सो। मेटाफर एक ऐसी चीज है जो जनरली कई चीजों में मिल जाता है, सबसे ज्यादा मेटाफर आपको मिल जाएगा। तो मेटाफर लग रहा था मुझे, और मेटाफर ही था। अब उसको थोड़ा मीनिंग मीनिंग निकाला, कुछ कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, लेकिन मेटाफर ही था। इसको अगर कहें तो लाइफ जो है उसको एक चीज माना है, कि मैंने लाइफ को एक चीज माना है, कि मैंने लाइफ को कॉफी स्पून से मेजर नहीं करा है, ठीक है, मेजर करा है। तो लाइफ को एक कोई चीज माना है, मेजर करने की चीज, तो एक छोटी सी चीज माना लाइफ को, लाइफ को छोटी चीज माना, तो इस वजह से क्या है, ये मेटाफर है। ठीक है, तो आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून, इसमें मेटाफर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड। भाई टीएस एलियट के बहुत क्वेश्चन है, द वेस्टलैंड का जो एपिग्राफ जो था वो, उसका क्या सोर्स है? सीधा आंसर है इसका द सैटिरिकन ऑफ पेट्रोनियस, ये इसका एपिग्राफ है। थोड़ा सा बात करते हैं एपिग्राफ से मतलब क्या है, ठीक है। एपिग्राफ जो होता है ये शुरुआत में मिलेगा, किसी वर्क के शुरुआत में, और एपिग्राफ में किसी दूसरे राइटर्स की लाइन होगी, ठीक है, किसी दूसरे राइटर्स की लाइन से शुरुआत होगी, और उससे एक तरीके से हमें थीम पता लग जाती है कि शायद ये थीम हो सकती है इसकी। तो राइटर अपना थोड़ा सा जो होता है ना, कि किसी का शेयर इस्तेमाल करके अपनी बात करो, खुद नहीं लिखा आपने, किसी का शेयर इस्तेमाल करा। सेम एपिग्राफ में शुरुआत में लिखा जाता है, और इसमें थोड़ा थीम का हल्का सा टच दिया जाता है कि ये थीम हो सकती है, जो पढ़ने वाला उसे थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और किसी दूसरे राइटर की लाइन मिलेगी। प्रोलॉग, प्रोलॉग मीन्स प्री, प्री समझ जाओ, प्रोलॉग प्री, ये वर्क के शुरुआत में मिलेगा, इसमें स्टोरी का इंट्रोडक्शन होगा। शेक्सपियर ने प्रोलॉग लिखा, तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे उसके में शुरुआत पर पता लगे कि ये वर्क किस तरह का होगा, कॉमेडी है क्या है, ये प्रोलॉग होता है, ठीक है। कोई भी स्टोरी से पहले प्रोलॉग है, तो हमारा दिमाग जो है वो समझ जाएगा, हम माइंड सेट हो जाएगा ये कहानी इस बारे में, ठीक है। एपिलॉग, एपिलॉग हो गया लास्ट में, एंड, ई एन डी, ठीक है, एंड, ये लास्ट में मिलेगा, जिसमें राइटर अपनी बात लास्ट में कहेगा कि ऐसे ऐसे पूरा वर्क खत्म हो गया है, और अब जो है मैं उनको थैंक्स कह रहा हूँ, या फिर ये आपको ऐसे करना है और अगले वर्क में मेरा ऐसा होगा, अपनी बात रखेगा। तो ये चीज होती है एपिग्राफ, प्रोलॉग और एपिलॉग। तो इसका जो एपिग्राफ है वो सैटिरिकन और पेट्रोनियस से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बोडक। देखो ये फर्स्ट ट्रेजेडी थी गॉर्बोडक, ठीक है। तो एक तरह से कहें तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो हिस्ट्री से पूछा जा सकता है फर्स्ट ट्रेजेडी है। गॉर्बेडक का दूसरा नाम क्या था? इसका नाम था फेरेक्स एंड पोरेक्स। ये फर्स्ट ट्रेजेडी थी, ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, और 5 एक्ट्स में डिवाइड थी। द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स। नेक्स्ट है, द पेयर टू टू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रोनाउंसिएशन सेम है, सेम है तो क्या आएगा, और मीनिंग अलग अलग है, तो समझा, होमो, होमो, होमो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया। मीनिंग अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। इसी के साथ में खत्म करते हैं। अब मेरे जो वीडियो होंगे
वो कुछ समय तक टीजीटी पर ही आएंगे। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।